हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज़ जिसमें हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स एज वेल एज द स्पेशल सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं एपी से और कुछ बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में देखेंगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स हमारे पास अगर हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर ये सेम हमारे पास आता है देन वी से दैट द सीरीज इज ऑफ एपी। तो ये एक एपी की सीरीज़ है। तो यहाँ से अगर हम पहला टर्म ए ले लेते हैं तो दूसरा टर्म डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हो ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म विल बी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है द जनरल टर्म। तो इसका जो tnth टर्म होगा वो क्या होगा? तो इसका जो tnth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की हम कोई भी वैल्यू पुट करके कोई भी टर्म के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बिल्कुल ध्यान देंगे कि अगर d हमारा पॉजिटिव है तो ये एक इंक्रीजिंग एपी होती है, और यही d हमारा अगर नेगेटिव है देन दिस इज़ अ डिक्रीजिंग एपी। यही एक डिक्रीजिंग एपी हमारे लिए बन जाती है। आगे देखते हैं इसका सम। डेफिनेटली यू नो इट, n टर्म्स तक का इसका जो सम आता है वो आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। तो a जो है वो फर्स्ट टर्म है और ये nth टर्म है, यहाँ बोले इसको लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स भी अगर हम लिखें तब भी हमारे पास सम का फॉर्मूला आ सकता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम्स भी देखते चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है, यहाँ पे उसके कुछ पहले टर्म्स दिए हुए हैं। 91 इज़ द फर्स्ट टर्म, 84 है और इसके बाद 77 है। तो ये एक डिक्रीजिंग एपी है, साफ साफ नज़र आ रही है। हमें निकालना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा इसका, एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट एक और पार्ट, द मैक्सिमम सम ऑफ दिस सीरीज़। तो मैक्सिमम सम भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसका जनरल टर्म डेफिनेटली उसकी मदद लेंगे। a यहाँ पे है 91 और d इसका क्या है, d है -7। तो इसका nth टर्म हमारे पास ये आ गया। हमें चाहिए ये लेस देन ज़ीरो, हमें ये चाहिए लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकल सकती है। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट n इज़ ग्रेटर देन 14। तो डेफिनेटली हमारा 15th टर्म, 15वां टर्म जो है वो पहला हमारा नेगेटिव टर्म होगा। उसकी वैल्यू अगर हमें निकालने को बोली जाए तो डेफिनेटली वो भी हम निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास आएगा दिस थिंग एंड दैट्स कम्स आउट टू बी -7। तो ये है हमारा पहला नेगेटिव टर्म। अब ये समझ में आ रहा है कि इसका जो 15वां टर्म है वो -7 है, तो इसका 14वां टर्म क्या होगा, 14th टर्म 0 होगा। अब अगर हम 13 टर्म्स तक का सम करें, अगर हम 13 टर्म्स तक का सम करें या 14 टर्म तक का सम करें, चेंज नहीं होगी बिकॉज 14 टर्म खुद ही 0 है। इसके पहले डेफिनेटली 7 रहा होगा। तो यहाँ तक जब तक हम सम करेंगे तो हमें सम मैक्सिमम मिलेगा। इसके आगे करेंगे तो हमें टर्म्स कम मिलेंगे, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी।
तो सम कम होता जाएगा। तो यहाँ तक अगर हम सम करते हैं, अगर हम 14 टर्म तक का सम करते हैं तो फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं 91, लास्ट टर्म 0/2 into number of terms, so this is the maximum sum of the series. आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग AP की। नेक्स्ट सिंपल है, ये रिज़ल्ट हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इफ़ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है देन 2B इज़ इक्वल टू A प्लस C, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ अगेन फ्यू प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। किसी भी AP में अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करेंगे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट यानी कि n-1, इन दोनों का सम करेंगे तो सम जो आता है वो कांस्टेंट आता है। या थर्ड और थर्ड लास्ट का सम करेंगे तो ये वैल्यू जो आती है ये कांस्टेंट आती है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। फर्दर लेट अस सी मोर प्रॉपर्टीज ऑन दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि जनरली सबके लिए वैलिड है, किसी भी सीरीज़ के लिए। अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो हम सम अप टू n टर्म्स निकालेंगे माइनस सम अप टू n-1 टर्म्स तक का निकालेंगे, तो हमें कोई भी 10th टर्म डेफिनेटली मिल सकता है। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं AP की, इसमें कुछ प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमें कोई भी AP दी जाए, अगर ये हमारे पास एक AP है n टर्म्स तक की, अगर आप इसी में कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हो, इफ़ यू ऐड सम कांस्टेंट टू ईच टर्म, तो ये जो सीरीज़ बनेगी वो भी एक AP की सीरीज़ बनेगी। अगर इसमें से आप कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी ये AP ही बनेगी। अगर आप इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो हर एक टर्म को, देन ऑल्सो इट इज़ AP। तो ये भी AP बनेगी, ये भी AP बनेगी, ये भी AP। इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, राइट। कॉमन डिफरेंस इसमें K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम किसी K से डिवाइड करते हैं देन ऑल्सो द सीरीज़ इज़ ऑफ AP, तब भी ये सीरीज़ AP की ही बनी रहेगी। फर्दर अगर हमारे पास एक और AP है, अगर हमारे पास एक और AP है जिसके टर्म्स ये हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं देन ऑल्सो द रिजल्टिंग सीरीज़ इज़ ऑफ AP। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो। गॉट इट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इनको यूज़ करने वाले हैं प्रॉब्लम्स पे। एक और पॉइंट जो कि रह गया था जिसको आपको नोट करना है, जिसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, अगर किसी AP के 3 टर्म अज्यूम करने हैं तो आप इस तरह से मान सकते हो। अगर 4 टर्म्स अज्यूम करने हैं तो ऐसे माने जाएंगे। ये रेलेवेंट तब होता है जब हमें किसी AP का 4 टर्म का सम दिया हो। जब 4 टर्म मानते हैं यानी कि इवन टर्म, तो कॉमन डिफरेंस ध्यान दीजिएगा 2D का होता है। इसी तरह 5 टर्म मानेंगे तो इस पैटर्न का मानेंगे, एक नेक्स्ट वाला एज्यूम करेंगे और इसके पीछे वाला हम एज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ AP इज़ 24 और उनका प्रोडक्ट जो है 945 है। तो जैसे अभी हमने बात करी कि अगर हमें 4 टर्म्स मानने हैं एक AP के, तो हम ऐसे मानेंगे जिसका सम हमें दिया है 24। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट A, हमें A आसानी से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें क्या दिया है, वो हमें दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट, इन चारों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। A हमें पता है, तो यहाँ से हम D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो D यहाँ से अगर आप निकालेंगे
तो d यू विल गेट एज प्लस माइनस 1, और जो रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास आएंगे इट विल बी 3, 5, 7 and 9. A basic problem is there for you, right? So here's the next question जिसमें दिया हुआ है कि दो different APs के sum का ratio which is equal to this. The ratio of the sum of two different APs is this. We have to find out the sum of their 11th term, actually the ratio of their 11th term. So दिया क्या है पहले ये देखते हैं. n terms का ratio, sum of n terms is given to us. So let us see what is given to us. हमें दिया क्या है, हमें दिया है कुछ ऐसा. Here it will be 2, definitely it is 2a2. This is what is given to us, and that is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 24. n by 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनके 11th टर्म का रेशियो. डैट मीन्स दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. हमें यहाँ पे ये चाहिए. नो, अब इस इक्वेशन से आप इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते. हम a1, d1, a2, d2 अलग अलग तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू ज़रूर निकाल सकते हैं. सो व्हाट यू नीड हेयर इज़ 10. आपको यहाँ पे 10 चाहिए और इस 2 का एलिमिनेशन चाहिए. तो इसके लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, आप इस बात को समझो कि 2 को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 10 बचना चाहिए. तो डैट मीन्स यू नीड दिस एज 20. तो n को हम रखेंगे 21. अगर यहाँ पे हम n को 21 फिक्स कर देते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और जो राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा वो डेफिनेटली आपको रेशियो देने वाला है. सो डैट इज़ हेयर फॉर यू, और ये हमारे पास आएगा 4/3. तो आसान क्वेश्चन है, इजी है. देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. पहले आपको ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP ऑफ इंटीजर्स. 4 इंटीजर्स हैं जो AP में हैं, तो उनका कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर इज़ एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स. 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स डेफिनेटली हम ये मान रहे हैं, इनके प्रोडक्ट में कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर ऐड किया जा रहा है. और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये रिजल्टिंग सीरीज़, ये रिजल्टिंग सम एक्चुअली क्या होगा, क्या हो सकता है एक्चुअली, राइट. तो यहाँ पे हमें ए भी नहीं मालूम है, डी भी नहीं मालूम है, और ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए हैं. तो पॉसिबल सम हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई. क्वेश्चन टफ नहीं है, मैंने आपके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया है. अब आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. So just try it, then see the solution here. So when you expand this, अगर आप इसको पूरा expand करेंगे तो a के ऊपर 4 पावर आएगी. d raised to the power 4 आपको मिलेगा यहाँ से 9 टाइम्स, और यहाँ पे 16, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 24 d raised to power 4 मिलेगा. उसके अलावा कुछ टर्म्स आएंगे जो कंटेन करेंगे a² d², एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस. सो इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनने जा रहा है. तो जस्ट गेस इट, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है a² माइनस 5d² का होल स्क्वायर. अब ऐसा है कि a और d तो डेफिनेटली इंटीजर्स हैं. अब अगर ये इंटीजर्स हैं और उनका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो इंटीजर का स्क्वायर होगा. तो पॉसिबल यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं वो आ रहा है B and C, and these are the possible answers here, right? So let us explore more properties on arithmetic progression. ये है अगला क्वेश्चन. देखते हैं बच्चों क्या है.
अगर ए बी सी ए पी में है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, देन वी हैव टू प्रूव डैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए प्लस 1 बाई बी, बी प्लस 1 बाई ए सी प्लस सी प्लस 1 बाई ए बी आर ऑल्सो इन ए पी। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ कि ए बी सी जो है वो ए पी में है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि कोई भी कांस्टेंट अगर हम ऐड करते हैं दोनों में सेम कांस्टेंट, तब भी वो एपी रहेगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी वो एपी में रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट से या मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम क्या करने वाले हैं, हम ए बी सी से अगर तीनों को डिवाइड करें तो डेफिनेटली ये भी ए पी में रहेगा। जस्ट नोट दिस पॉइंट, ए बी सी से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बाई बी सी आएगा, और यहाँ पे 1 बाई ए सी आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 बाई ए पी ए बी। तो ये भी ए पी में होगा, और ये सीरीज़ तो डेफिनेटली ए पी में है, और ये तीनों भी ए पी में हैं। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप दो ए पीज़ को ऐड करोगे तब भी सीरीज़ ए पी की ही होगी। तो ये जो टर्म्स हमें दिए हुए हैं आप समझ सकते हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट, ये इन दोनों के समेशन है, इन दोनों ए पीज़ को ऐड करके बने ये टर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ए पी में है, ये भी ए पी में है, इफ़ आई एम एडिंग बोथ द ए पीज़, अगर हम दोनों ए पीज़ को ऐड करें तो डेफिनेटली ये भी ए पी में रहेगा। राइट, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसा है जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा ए बी सी ए पी में है, तो 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी एंड 1 बाई ए बी भी ए पी में होंगे। राइट, अब इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों टर्म्स को ए बी, बी सी और सी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तब भी ये ए पी ही में रहेंगे। राइट, सो उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ये ए पी में रहेंगे। अब अगर हम इनको डिवाइड करें, डेफिनेटली बी सी बाई बी सी तो 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा, और हमारे पास बचेगा ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी। राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अगले दो टर्म्स जो हमारे पास बच रहे हैं, इसका डिवीज़न 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे ए सी बाई ए सी तो 1 हो जाएगा। अगले दो टर्म्स हमारे पास बचेंगे बी इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, और लास्टली फिर हमारे पास बचेगा 1 प्लस, बिकॉज ए बी कैंसिल होके 1 आएगा, और हमारे पास कुछ ऐसा बचने वाला है। तो ये भी ए पी में रहेंगे। और अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डेफिनेटली कांस्टेंट 1 अगर हम हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये भी किस में होने वाले हैं, एपी में। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन बहुत इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी 3 वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रिजल्टिंग जो आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि ये एपी में होंगे या नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अ वेरी related series, that is the harmonic progression. So here's the harmonic progression। और सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक अलग सीरीज़ नहीं होती है, ये AP के रेसिप्रोकल से बनी हुई है, और इसका सारा का सारा काम हम AP के थ्रू करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये HP में हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स जो होंगे वो डेफिनेटली AP में होंगे, या हम यूँ बोलें ये HP में तभी होंगे जब इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो AP में हैं। तो इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं है, हम सारा का सारा काम हम HP के थ्रू करते हैं। तो अगर हमें कोई भी HP का टर्म निकालना हो, कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, तो हम AP का वही टर्म निकाल सकते हैं, और फिर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे। राइट,
तो जैसे हम कहें कि इसका nth टर्म वो ये होगा, फर्स्ट टर्म डेफिनेटली ये है, और अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस हम D मान लें, राइट, D कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा इनटू n-1, तो यहाँ से डेफिनेटली हम an निकाल सकते हैं। तो जितना भी काम हम HP का करते हैं सारा AP के थ्रू करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ABC HP में है तो क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, इनके बीच में रिलेशन, ये भी हम AP के थ्रू निकालेंगे। हम बोलेंगे 1/A 1/B 1/C जो होंगे वो डेफिनेटली AP में होंगे, और AP की कंडीशन होती है 2/B, या यूँ बोलें कि मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। तो ये रिलेशन आ जाता है अगर ABC हमारे HP में है, और B यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, B और A और C में ये रिलेशन हमारा बैठेगा। तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इस पे। सो लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। If the 20th term of a HP is 1 and the 30th term is -1/17, then find the largest term of this HP. तो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ। हमें एक HP का 20th term दिया हुआ है, that means this is given to us, that is equal to 1, and the 30th term is also given to us, right? अब हमें निकालना है इसका लार्जेस्ट टर्म। तो सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म निकालने की बात करेंगे। अगेन जैसे मैंने कहा था आप AP के थ्रू काम करेंगे, तो इसी की AP का 20th टर्म डेफिनेटली 1 हो जाएगा, और 30th टर्म डेफिनेटली -17 हो जाएगा। अब AP का 20th टर्म हम कैसे लिखते हैं? अगर AP का फर्स्ट टर्म हम A मान लें और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, तो डेफिनेटली A + 19D जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 30th टर्म को लिखें विच इज़ A + 29D एंड दैट इज़ इक्वल टू -17। सो वी कैन गेट A एंड D फ्रॉम हियर। आप इससे A और D को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अब इस AP का अगर हम लोग टर्म निकालें या HP का निकाल लें, AP के टर्म को रेसिप्रोकल करके कोई जनरल टर्म निकालें, तो जनरल टर्म डेफिनेटली हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आने वाला है 5/185 - 9n। अब हमें इसको बनाना है लार्जेस्ट मतलब एक पॉजिटिव हमें वैल्यू ढूंढनी है इसकी, जो कि सबसे बड़ी हो, और ये तभी होगा जब इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। अब इसकी सबसे पॉजिटिव वैल्यू कम होती है, अगर हम देखें तो 1 होगी। अब 1 देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, डेफिनेटली होगा। अगर आप इसको 1 सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट n इज इक्वल टू 20। So for n equal to 20 you will get this as 1, and the largest term will be there for you, और आप इसके बाद इसका largest term देख पाएंगे। You will get this as 5, ये आपको 5 मिलेगा। तो जब आप ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे this is what you will get here, आपको ये मिलेगा यहाँ पे। अब इसकी अगर हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ये लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और ये हमें एक्चुअली तो लीस्ट पॉजिटिव 1 हो सकता है, बट हमें 1 मिलेगा नहीं जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप आगे की वैल्यूज़ देखें 2, 3, 4, तो ये 5 आपको मिल सकता है एट n इज़ इक्वल टू 20। तो n इज़ इक्वल टू 20 पे ये 5 होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और यही आपका सबसे बड़ा टर्म है। और कौन सा ये बड़ा टर्म है? यानी कि 20th टर्म विच इज़ इक्वल टू 1 इज़ द लार्जेस्ट टर्म ऑफ दिस HP। So here's the one more problem on
AP एंड HP, इट इज़ अ कंबाइंड प्रॉब्लम ऑन बोथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है XYZ का सम 15 है। अगर A, X, Y, Z एंड B आर इन AP और इनके रेसिप्रोकल्स का सम 5/3 है अगर ये HP में है, राइट। तो हमें बताना है A एंड B की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दिए हैं, क्या सिचुएशन दी है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस इज़ कि ये अगर AP में होंगे तो इनका सम जो होगा वो 15 के बराबर है। और आप जानते हो AP की सिंपल फैक्ट आप जानते हो कि फर्स्ट और लास्ट का सम जो होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होता है। डैट मीन्स X प्लस Z का सम जो होगा वो A प्लस B के बराबर होगा। और डेफिनेटली Y प्लस Y, अगर हम 2 बार Y लें तो Y प्लस Y इज इक्वल टू अगेन A प्लस B, राइट। तो ये हो जाएगा A प्लस B/2 विच इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमें A प्लस B की वैल्यू मिल सकती है विच इज़ 10, राइट। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस, हमें दिया हुआ है कि ये HP में है। अगर ये HP में होंगे तो बच्चों हमें दिया हुआ है कि इनके रेसिप्रोकल का सम 5/3 है। अब HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अपना कोई अप्रोच नहीं होता है, हमने बोला था आपको। अब सारा का सारा काम AP के थ्रू करेंगे तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे AP में, राइट। नाउ यू कैन अप्लाई द सेम रिजल्ट, दैट मीन्स 1/A प्लस 1/B का जो सम होगा वो डेफिनेटली 1/X प्लस 1/Z के बराबर होगा, बिकॉज ये AP में है। और जो ट्वाइस ऑफ 1/Y होगा अगेन वो 1/A प्लस 1/B के बराबर होगा। डैट मीन्स जो हमारे पास 1/Y बचा हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/A प्लस 1/B, द हाफ ऑफ इट। And this is given to us that the sum is 5/3. So from here we can get another equation in A and B. हमें यहाँ से A और B में एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप A प्लस B यहाँ पे जब आएगा उसको 10 पुट करेंगे, you will get from here AB is equal to 9. So we have two equations and we can solve A and B from here. हम A और B यहाँ से निकाल सकते हैं and the values which you will get from here is one set is A is 9 and then B is equal to 1, और उल्टा भी निकल जाएगा आपके पास कि A अगर 1 है तो B जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, right. So there are two possibilities, two values of A and B.